नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टीवी 6 न्यूज नेटवर्क के कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। देश की बात अशोक वानखेड़े के साथ इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। हम समसामयिक विषयों पर बात करते हैं। अशोक जी नमस्कार, धन्यवाद। एक अच्छी खबर है, अच्छी दूसरे सेंस में मैं कह रहा हूँ कि हमारा देश मांस उत्पादन और उसके निर्यात में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा मांस उत्पादन करने वाला प्रदेश बन चुका है। अब 10 दिनों में ये चल रहा है कि 22 जनवरी को लोग देश भर में मांस नहीं खाएंगे। अच्छा, ये पाखंड का जो वायरस है, ये वायरस पड़ोसी देश नेपाल तक पहुंच गया है। नेपाल के वीरगंज महानगर पालिका के द्वारा अयोध्या धाम में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 22 जनवरी को एक दिन के लिए महानगर क्षेत्र के अंतर्गत जानवरों का वध, शराब, मछली की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। मेयर का आदेश है कि जो 22 जनवरी को मांस मछली खाता मिलेगा उसके विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। ये नेपाल की बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ आप मांस का निर्यात करते हैं, धमाधम खूब आप टॉप पे जा रहे हैं, अमेरिका भी आपके पीछे छूट रहा है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मांस मछली मत खाओ एक दिन के लिए। तो क्या ये दोहरापन नहीं है सरकार का? ये ऐसा है कि मांस से परहेज नहीं है, मांस से मिलने वाले पैसे से परहेज नहीं है, मांस से मिलने वाले निर्यात का जो आंकड़ा, जो हमारा निर्यात जो बढ़ता है, उसकी वाई लूटने में परहेज नहीं है। हमारे देश के अंदर लोग मांस खाए तो उससे परहेज है। मैंने कहा ना कि क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, इसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। हर विश्व में हर जगह है, हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। क्या हम ऐसे इसमें जाने लगे हैं कि आने वाले समय में नवरात्र के दिन पूरे देश को कंपलसरी व्रत रखना पड़ेगा, गरबा नाचना होगा, गणपति के समय हर एक को घर में गणपति कंपलसरी रखना होगा। इसके लिए गवर्नमेंट अलाउंस देगी, एक गणपति की मूर्ति इतने बाई इतने इंच की, इतने रुपए की आएगी, ये आपके तनख्वाह में विशेष जोड़ा जाएगा। सवाल है हम किस तरह जा रहे हैं। हमें मांस बिक्री और उस चीज़ से मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, ये आपकी भावना है, आपने बंद कर दिया, लेकिन इनसे स्कूल से जहाँ रोज धज्जियाँ उड़ते हुए स्कूलों के पास दारू की दुकानें खुल रही हैं, क्या उस पर कंट्रोल है? या फिर इतनी ताकत चाहिए बिहार जैसी? यदि आपको शराब से इतनी नफरत है तो फिर शराब बंदी लगा दीजिए, तो कम से कम। नहीं, गुजरात में शराब बंदी है, लेकिन आप देखिए ना क्या आदत, आप होटल में चेक इन करेंगे जिस ब्रांड की शराब से। मैंने क्या कहा, गुजरात ऐसा राज्य, मैंने वही कहा, गुजरात ऐसा राज्य है जहाँ होटल में कमरे में घुसते से ही आपको ब्रांड की लिस्ट मिलती है और रूम डिलीवरी सर्विस है। ये इतना प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली मेरा ये मानना है कि खान पान पहनना ये अपनी विभिन्न संस्कृतियों का मेलजोल है। अब यही बीजेपी सब मेरी का मंत्री बीफ खाता है, अरे भाई, बीफ खाने वाले, जो बीफ को अच्छा मानते हैं, बीफ खाना अच्छा मानते हैं, वो लोग बुलाए गए हैं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में। अब यदि वो लोग सोचते हैं कि जो बीफ खाने की आदी है वो एक बार नहाने से पवित्र हो जाएंगे, तो इससे अच्छा, इससे बुरा और मूर्खदायक कर्मकांड मैंने नहीं देखा कि आप गलत काम करिए और गंगा को जल के छींटे मार दीजिए। तो जिस प्रदेश में सर्वाधिक मीट प्रोडक्शन हो रहा है वही रामलला स्थापित हो रहा है उसी प्रदेश में। देखिए, अभी तक बिडम्बना है ना कि आप कहते हैं कुछ कर रहा, मतलब दिखाने के दांत अलग है, खाने के दांत अलग है। ये लोगों को परसेप्शन दिखाने का है कि देखो हम हिंदू, ये उच्च वर्णीय, एक ब्राह्मणी संस्कृति लागू करने का ये है। क्या ठाकुर और जो मार्शल कौम थे, राजपूत, ठाकुर, मराठे, ये मांस नहीं खाते थे? बिल्कुल खाते थे। ब्राह्मण मांस नहीं खाते, तो क्या ब्राह्मणी संस्कृति आप ला रहे हैं? सवाल ये है। या गुजरात में यदि वेजिटेरियन लोग ज़्यादा है तो अब ये गुजरात के मुख्य प्रधानमंत्री है तो गुजरात चलेगा, कल यूपी और बंगाल का प्रधानमंत्री होगा तो फिर वो होगा कि सब मांस बंद है सिर्फ मछली छोड़ के, क्योंकि प्रधानमंत्री बंगाल के। तो प्रधानमंत्री के खान पान से देश नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री यदि ढोकला और खाकरे में खुश है और प्रधानमंत्री जी रोज खिचड़ी खाते हैं, तो इस देश को आप खिचड़ी पे मत लाइए। खान पान में मुझे लगता है हर एक को आज़ादी होनी चाहिए। अशोक वानखेड़े जी, CSDS की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश के 88% युवा रोजगार के सही अवसरों के न मिलने से मानसिक शारीरिक रूप से अस्वस्थ है। ये संख्या पिछले साल से 4% ज़्यादा है। इस 88% में 45% युवाओं को जो सवाल सता रहा है वह यह है कि उन्हें उनके मन मुताबिक नौकरी कैसे मिलेगी।
देश के प्रधानमंत्री को इसकी चिंता क्यों नहीं हो रही है? बड़ा सवाल है। देखिए, चिंता तब होती है जब चिंता होती है, मतलब चीजें होती है। देश के प्रधानमंत्री ये मानते ही नहीं कि इस देश में बेरोजगारी का इशू है। जब बेरोजगारी का इशू ही नहीं है तो फिर ये बेरोजगारी से उपजी हुई ये बीमारियां, मानसिक बीमारियां है ही नहीं। क्योंकि बेरोजगार हो तो जब पकौड़ा तलने और भीख मांगने को भी आप रोजगार कहे तो फिर इस देश में बेरोजगारी कहाँ? मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं। 2 युवक हमारे देश के पार्लियामेंट में, लोकसभा में चलते हुए सदन में ऊपर से कूद के नारे लगा रहे थे। उनके ऊपर सारे आतंकी देशद्रोही तमाम जितने नाराएं लगा के अरेस्ट हो गए। वो लड़के कहाँ के थे? हमारे भारत के थे, हमारे बच्चे थे। वो क्या चाहते थे? वो रोजगार चाहते थे। और लड़की जो बाहर जो चीख रही थी, हाँ, वो भी रोजगार का ही सवाल उठा रही। सारी डिग्रियां होते हुए भी यदि नौकरियां नहीं है, यदि हमारे यहाँ प्यून की जॉब निकलती है और बीटेक के लोग अप्लाई करते हैं, तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जो नेता बैठे पद पे, डूब के मरना चाहिए इनको कि ये देश की हालत इतनी खस्ता कर दी आपने। ये एमबीए लड़के प्यून के लिए आ रहे हैं, इसका मतलब रोजगार के अवसर नहीं है। एक लड़के का मैंने अभी इसी अयोध्या के किसी ने टिकटॉक किया उस लड़के के साथ, मतलब इंटरव्यू छोटा किया। उसने कहा कि भाई राम आएंगे, लला आएंगे, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन राम लला यदि मंदिर में आएंगे तो मेरे घर में रोटी नहीं आएंगी। राम और रोटी का सवाल, राम के साथ रोटी का सवाल अहम है। उन्होंने कहा कि मैं ये रिक्शा चला रहा हूँ, ये रिक्शा पिछले 2 साल से चला रहा हूँ और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैंने ये पास किया है। उसने कहा कि ये पास करने के बाद मुझे 3 बार एग्जाम दिए, उसके रिजल्ट नहीं आए हैं। रिजल्ट आते हैं तो शॉर्टलिस्ट होता है तो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आते हैं, एग्जाम कैंसिल हो जाती है। लोग विचलित नहीं होंगे तो क्या होंगे? एक युवा जिसने एक सपना देखा कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, ग्रेजुएट हो रहा हूँ, इंजीनियर हो रहा हूँ, उसका सपना होता है कि मेरा पिता लोगों के खेत में काम करता है, रिक्शा बड़े मुश्किल से रिक्शा चला रहा है, बड़े मुश्किल से मैं उसने मुझे पढ़ाया है। अब मेरा सबसे पहला काम है उसका जीवन का जो ये है, उसको स्तर है, उसको उठाऊं। सबसे पहले मैं नौकरी लूँ, नौकरी जाते से ही मुझे एक क्वार्टर मिलेगा, एक अच्छी जॉब मिलेगी, मैं तुरंत मेरे माँ बाप को वो काम छुड़वा के मेरे पास आके उनको सुख की जिंदगी दूंगा। लेकिन पिता रिक्शा चला रहा है और बेटा इंजीनियरिंग होने के बाद भी रिक्शा चला रहा है। ये दुर्भाग्य इस देश। उस बेटे की कुंठा देखिए। हर बेटा चंपत राय जैसा नहीं होता जो अपने बुजुर्गों को कहे कि रामलला के दर्शन को आने की जरूरत नहीं, बुढ़ापा आ गया आपका। इस देश में चंपत राय मॉडल नहीं है। इस देश में श्रवण जो थे, जो रामायण की कथा में आते हैं, वो रोल मॉडल है, जो अपने माता पिता को कंधे पे कवर में रख के अंधे माता पिताओं को पूरा विश्व के तीर्थ यात्रा पे लेके जाता है। वो मॉडल है हमारे देश में। तो वो जो कुंठा है, ये रिपोर्ट कहीं गलत नहीं है। और मुझे तो लगता है ये आंकड़ा थोड़ा कमजोर है, ये तो और ज्यादा है ना, होना चाहिए। क्योंकि जो फ्रस्ट्रेशन है मैं हर तीसरे आदमी में देखना चाहता हूँ। कोई क्या करता है, बोले हम क्लर्क लग गए, नहीं हम उस कंपनी में काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिसेप्शन पे बैठते हैं। मैंने क्या किया? MBA मार्केटिंग किया। जॉब ही नहीं सर, जो अब घर में कुछ तो करो, शर्म आती है घर बैठे बैठे, तो वही काम कर लिए हैं। लेकिन ये भी पक्का नहीं को कंपनी कितना दिन चलेगी। सवाल ये है, सड़क पे तो आना ही है उनको, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ये कहते हैं कि हमने इस योजना के तहत पैसा दिया, इस योजना के तहत पैसा दिया। अरे आप बैंक से कर्ज लेके दिखिए जरा। आपने एक पोर्टल खोला था बीच में कि आपको यदि पैसा चाहिए काम करने के लिए कि एक 24 घंटे में आपको पैसा देगा। वो पोर्टल 24 घंटे में सिर्फ आपको क्लियरेंस देता है, लेकिन बैंक जब जाते हैं वो क्लियरेंस लेके, तो बैंक उतना ही टाइम लेता है जो ऑर्डिनरी लोन को लेता है। बिल्कुल ये आपने जो कहा कि प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आता। प्रधानमंत्री के पास इस देश के किसान आय दुगनी हो गई। इस देश का किसान बहुत खुशहाल है। जो आत्महत्या कर रहा है वो मूर्ख है। इस देश में बेरोजगारी है नहीं। ये देश तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है। इस देश में बुलेट ट्रेन आ रही है, रामलला प्रस्तावित हो रहे हैं। सब प्रॉब्लम्स कहाँ इस देश में? प्रधानमंत्री इतने खाली बैठे हैं कि मंदिर मंदिर जाके झाड़ू लगाते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उनको 8 दिन से कोई काम नहीं है, क्योंकि देश में कुछ काम ही नहीं बचा। सारी समस्याओं का निदान हो चुका है।
इस देश को चंपत राय मॉडल बना दिया। चंपत राय मॉडल बना दिया। देखिए, सरकार भी चंपत राय मॉडल पर चली गई है। केंद्र सरकार के आदेश में कहा गया है कि 22 जनवरी 2024 को सभी दफ्तर सुबह से दिन के 2:30 तक बंद रहेंगे। 2:30 बजे तक बंद रहेंगे दफ्तर। केंद्रीय कर्मचारी आयोग प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साक्षी बने, इस वास्ते यह निर्णय लिया गया है। और अब पूरे भारत में सभी केंद्रीय कर्मचारी, सभी केंद्रीय कार्यालय, केंद्रीय संस्थान, केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठान आधे समय के लिए बंद रहेंगे। तो क्या इसको मान के चला जाए? एक दूसरा सवाल और भी है, इस सवाल से जुड़ा हुआ है। 11 दिसंबर 2023 को राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को जो जुम्मे का नमाज होता है, तो लंच के साथ साथ उसको जोड़ दिया था। लंच के समय आधे घंटे का टाइम देते हैं और उसे मुस्लिम कर्मचारी अपना नमाज पढ़ के आ जाएंगे। उसे रद्द कर दी जगदीप धनखड़ ने उस तारीख को कि नहीं, अब दोनों सदनों की कार्रवाई एक साथ चलनी चाहिए, इसलिए राज्यसभा में ये छुट्टी जो है आधे घंटे का जो ग्रेस टाइम है जुम्मे का नमाज पढ़ने के लिए, इसे हम बंद करता है। तो एक तरफ आप अगर उसके धार्मिक हक को छीनते हैं किसी मुसलमान को, दूसरी तरफ वही केंद्र सरकार के कर्मचारी जो हैं उनको आप दे रहे हैं कि 22 तारीख को आधे दिन आप काम कीजिए। एक तो अर्थव्यवस्था डैमेज हो रही है इस देश का, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि हर साल ये कहेंगे 22 जनवरी को एक दिन की छुट्टी हम दिल्ली करता है। मैंने क्या कहा आपको, क्या हो रहा है? 2024 का ही मॉडल है। 2024 के आम चुनाव में यदि नरेंद्र मोदी इसी मैंडेट के साथ आते हैं वापस, तो संविधान समाप्त हो जाएगा, मनुस्मृति लागू हो जाएगी, हर एक को सुबह उठ के शाखा में जाना अनिवार्य हो जाएगा, शाखा की अटेंडेंस से ही आपकी तनख्वाह तय होगी। आप ऑफिस में भले ही ओवर टाइम काम करें, वो मायने नहीं रखेंगे। 2 दिन आप शाखा में नहीं गए, उसका आपको एब्सेंट लग जाएगी, आपकी तनख्वाह वहाँ कट जाएगी। आपके इनकम में से एक पर्टिकुलर हिस्सा मंदिरों में दिया जाएगा। सारे शंकराचार्य के पीठ भंग किए जाएंगे, नए शंकराचार्य स्थापित होंगे जो संघ के प्रचारक होंगे, जो रिटायर्ड उनको सेटलमेंट करना है। ये चंपत मॉडल है, ये परिकल्पना नहीं, ये होने जा रहा है और इसकी अनुभूति अब आपको धीरे धीरे दिखने को मिलेगी। ये जो एक एक चीज दिख रही है, जो 143 लोगों को लोकसभा से निकाल दिया गया एक झटके में, वो अहम और अहंकार दिखाता है कि आपके पास सत्ता है, तो उस सत्ता का अहंकार इतना है कि जो सत्ता जिस लोकतंत्र के वजह से आपके पास है, उस लोकतंत्र की ही धज्जियां 2 सेकंड में आप उड़ाते हो, क्योंकि आपको लोकतंत्र में विश्वास नहीं, आपको संविधान में विश्वास नहीं, आपको प्रश्न पूछने वाले पे विश्वास नहीं। उसके बाद में वही पत्रकार कहलाएंगे जो सरकार को ये पूछेंगे कि आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। यदि किसी ने पूछा कि बेरोजगार है साहब, इसका क्या, उस पर देशद्रोह का कानून लगेगा और उसकी जमानत होने में 10 साल लगेंगे। ये आने वाला समय है इस देश में। ये 2024 के चुनाव नहीं है, ये फिर से एक नई आज़ादी की लड़ाई लड़ने का समय है। देश के दुर्भाग्य का इतिहास रचा जा रहा है। बिल्कुल, हमें राम चाहिए, और राम देने वाले ही कौन होते हैं? राम को ये जगह देंगे, राम को, ये मेरे राम को प्रतिष्ठित करेंगे जो राम हमें प्रतिष्ठित कर चुका है। प्राण प्रतिष्ठा के शरीर में प्राण राम की वजह से है। उस राम को तुम प्राण प्रतिष्ठा दे रहे हो। जिस अयोध्या में दिए से तेल लेने के लिए बच्चे एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं, बचे हुए दिए से तेल लेने के लिए घर में ताकि घर पे खा पाए, उस अयोध्या में सोने के सिंहासन पे मेरे राम विराज हो ही नहीं सकते। आप चाहे 1760 अनुष्ठान करिएगा, आप और हजारों यज्ञ कर लीजिएगा, मेरे राम इतने निष्ठुर नहीं कि एक तरफ अपने बच्चों को देखें तेल के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ सोने के सिंहासन पर विराजमान हो ही नहीं सकता। और केंद्रीय कर्मचारी तो ये सब सोचने की जरूरत नहीं, फुर्सत नहीं। देखिए, राम को याद करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको कुछ कर्मकांड करना पड़े। राम को याद करने के लिए छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। राम एक 30 सेकंड लूंगा मैं आपकी। एक कहानी है कि जब नारायण नारायण करते हुए जब वो पहुंच गए आपके नारद भगवान विष्णु के पास, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि स्वामी आपके सबसे बड़े भक्त आ गए हैं। तो विष्णु जी ने बड़ा कुत्सित हंसा। तो उन्हें कहा कि भगवान, लगता है माँ जी के आशय से आप सीख समझे नहीं। उन्हें कहा नहीं नारद, तुम मेरे भक्त हो लेकिन सबसे बड़े भक्त नहीं हो।
उन्होंने कहा कि ये हो ही नहीं सकता, कंपटीशन करवाइए। उन्होंने कहा ठीक है, तुम पूरे पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते हो, तुम तो ब्रह्मा के पुत्र हो, तो हवा में चलते हो। बोले हाँ। बोले एक पानी का कटोरा लाओ, बिल्कुल पूरा भर के उनके सर पे रखा। बोले जाओ प्रदक्षिणा करके हम, पानी गिरना नहीं चाहिए नारद, ये तुम्हारी भक्ति की है। नारद पूरा पानी का कटोरा बैलेंस करते हुए वापस आए और बैठ गए। बोले देखिए माता जी, एक बूंद भी नहीं गिरी। तब भगवान विष्णु ने कहा, अब बताओ नारद, कितनी बार नारायण नारायण कहा? तो नारद चमक एकदम शॉक्ड हो गए। बोले अरे मेरा सारा ध्यान तो लोटे पे था, तो पानी नहीं गिरी तो मैं तो बोल ही नहीं पाया। लेकिन बोले स्वामी ऐसा हो नहीं सकता, यदि कोई किसी काम में लगा तो फिर उसका कंसंट्रेशन उसमें होगा तो नारायण कहाँ से कहेगा। बोले चलो मेरे साथ। वो पृथ्वी पर लेकर आए। एक किसान खेत में जुताई कर रहा था और नारायण नारायण कह रहा था। वो बोला ये काम भी कर रहा है और नारायण भी कह रहा है, ये मेरा तुमसे भी बड़ा भक्त है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन मेरे नाम के साथ उस काम में है। ये हमारे पुराणों ने दी हुई कहानी है। इसमें सिर्फ भगवान का नाम जपना पूर्ण नहीं है, ये विष्णु बताते हैं कि कर्मयोग कितना महत्वपूर्ण है। यदि राम के प्रति सती श्रद्धा दिखानी है तो 2 दिन की छुट्टी नहीं, इनको 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करके बताना होगा कि आज राम प्रतिष्ठित हो गए, आज हम 2 दिन ज़्यादा काम, 2 घंटे ज़्यादा काम करके देश के लिए हम छोड़ेंगे और तब राम का नाम लेंगे। तो वो किसान बनो, नारायण नारायण करने वाले नारद मत बनो। ये सब नारद है, ये दिखाऊ है, ये भगवान को बेचते हैं। अब खबर मायावती पर। मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के इस ऐलान के साथ ही बीएसपी के विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की संभावनाएं खत्म हो गई है। विश्लेषक 2 विचारधाराओं में बटे हुए हैं। पहले, क्या इससे बीजेपी को फायदा हुआ, ये विचारधारा चल रही है, और दूसरा खेमा कहता है कि इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा। अब ऐसा नहीं कि मायावती की पार्टी पहली बार अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है। सिर्फ 2019 के लोकसभा चुनाव को छोड़कर हर बार बीएसपी अकेले चुनाव लड़ी है, लेकिन चुनाव के बाद गठबंधन के जरिए उत्तर प्रदेश के में 4 बार सरकार बनाने में सफल भी रही है मायावती। तो आपको क्या लगता है, इससे नुकसान होना है, फायदा होना है, किस नुक्ते नजर से देख रहे हैं अशोक वानखेड़े? देखिए, टोटल 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और मायावती जी का इम्पैक्ट मैं उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, पार्ट ऑफ हरियाणा से लेके नीचे तेलंगाना और कर्नाटक तक मानता हूँ। एक उनका वोट बैंक है, वो वोट प्रतिशत 1%, 2% है, क्योंकि ये 2024 का रण इतना टाइट हो गया है, इतना सामना ये हो गया कि 2-2% वोट के लिए भी जुगाड़ चल रही है। सवाल ये है कि मायावती का अकेला लड़ना ये हमेशा बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। पिछले विधानसभा में यदि बूथ वाइज माइक्रो लेवल पे एनालिसिस किया जाए, मेरे पास पूरा एनालिसिस किया हुआ है, 153 सीटें ऐसी है जो बीजेपी को मिली मायावती जी के अकेले लड़ने से। यदि मायावती किसी के साथ लड़ती तो बीजेपी की 153 सीटें माइनस करो तो बीजेपी 60-70 पे आती और कुछ सीन अलग होता। मायावती जी ने अपना मन बना लिया, क्योंकि मायावती जी को 2 फ्रंट पर लड़ना था। एक, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का प्रकोप, और दूसरा अपना गिरता हुआ वोट प्रतिशत, जो 23-24% थी बहन जी, वो 12% पे आ गई, 12-13 पे। और एक आधा चुनाव ऐसा हो जाएगा तो 6-7 पे आ जाएगी, और उसके बाद हश्र 1.25 कांग्रेस से ज़्यादा होगा नहीं, ये वो जानती है। वजूद टिकने के लिए उन्होंने कुछ फिलर्स दिए थे कि हम भी जानते हैं कि उनकी बातचीत लगातार हो रही थी, और जब उन्होंने ये कहा, जब समाजवादी ने ऑब्जेक्शन उठाया इंडिया गठबंधन में कि जब हम आपके साथ हैं तो बैकडोर से बहन जी से बात क्यों हो रही है, तब मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक प्रगल्भ नेता की बात रखते हुए कहा कि जो इंडिया गठबंधन का दल नहीं है उसके बारे में किसी ने बात नहीं करनी चाहिए। पता नहीं राजनीति में किसका, कब, कौन, कहाँ किसकी जरूरत पड़े। ये बोल के उन्होंने अपने दरवाजे खुले हैं इसका एक हिंट दिया था। उसके बाद 2014 में एफआईआर हुई सैंडस्टोन घोटाले की 1400 करोड़ की। 2014 में हुई एफआईआर को 2024 में जिंदा किया गया, और एसपी सिंह को, जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर थे उस ऑर्गेनाइजेशन के जिसने ये बनाया, उसके ऊपर उस रेड्स हुई। वो रेड होने के बाद
शांति है। उस रेड की कोई खबर नहीं, अरेस्ट किया गया, फिर माल जब्त किया गया, स्ट्रीट मीडिया कोई मतलब नहीं है। रेड हुई, मायावती जी को इंडिकेशन गया। इसी बीच मायावती जी के इस आह्वान पे समाजवादी पार्टी ने अपने कैडर को बोल दिया कि मायावती जी वरिष्ठ नेता है उत्तर प्रदेश की, माननीय है, सम्माननीय है, कोई ऐसी टिप्पणी कहीं नहीं होनी चाहिए जो उनको आघात पहुंचे। आप व्यक्तिगत रूप से कोई भी बिलो द बेल्ट होना नहीं चाहिए। अब उसके बाद ये लगा कि अब बहुत सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। बहन जी ने अपने जन्मदिन पे ऐलान कर दिया कि वो अकेले लड़ेंगे। मुझे लगता है कि वो जो डील, जो रेड हुई 2014 की एफआईआर की, उसकी ये परिणति थी। उन्होंने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे, और फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी पे कटाक्ष डालते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन ये एक गिरगिट जैसे रंग बदलते हैं। उसके बाद अखिलेश को पूछा कि भाई, मायावती जी ने कहा कि गिरगिट जैसे रंग बदलते हैं। उन्होंने कहा कि हम तो हमेशा बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखते आए हैं। हमने तब भी कहा कि एक संघर्षशील महिला पिछड़े समाज से आती है, जो प्रधानमंत्री बनेगी तो देश की इज्जत बढ़ेगी। बहन जी क्यों कहती है गिरगिट, ये तो हमें समझ, हो सकता है किसके दबाव में कही गई होगी, लेकिन हमारे तरफ से कभी भी बहन जी के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। मुझे अभी भी लगता है कि आचार संहिता लागू होने के बाद कुछ डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि दो विचारधारा हमारे देश, आचार संहिता लागू होने पर कुछ डेवलपमेंट हो सकता है। मायावती की फिर से विचार करे। राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दुश्मन और दोस्त नहीं होता। दूसरी बात है, हमारे यहाँ दो नेशनल पार्टीज है, जो एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है। लेफ्ट को हम थोड़ा साइड को रखें। ये दो राजनीतिक दलों की खासियत यह है कि कांग्रेस ने जब भी गठबंधन किया छोटे दलों से, वहाँ कांग्रेस ने अपना सर्वस्व दे दिया और छोटे दल बड़े हो गए। बीजेपी ने जहाँ क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया, उन्होंने उनको खा लिया और वो दल समाप्त हो गए। तो मायावती जी को ये भी देखना है कि कैसा जाना, क्या जाना। यदि इस बार मुस्लिम मतदाता कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ चला जाता है तो मायावती जी का एक मेजर चंक हाथ से निकल जाएगा। ये सब उसके बाद क्या सिर्फ जाटो वोटों के भरोसे, और फिर जाटो में भी यदि चंद्रशेखर जैसे नेता उभरते हैं तो फिर लोग ये भी देखेंगे कि हमारा वोट लगातार बीजेपी को जा रहा है, और बीजेपी बात दलितों की करती है लेकिन दलित प्रताड़ना की करती है। यहाँ बात मुसलमानों की, यहाँ आपके उपराष्ट्रपति कहते हैं हमारे कि भाई वो नमाज का टाइम नहीं होगा, लंच टाइम कम होगा, और दूसरी तरफ स्मृति ईरानी को वहाँ भेजा जाता है, मक्का मदीना भेजा जाता है कि जो मुस्लिम बंधु जा रहे हैं मक्का मदीना भारत के, उनकी व्यवस्था ठीक हो रही कि नहीं हो रही है, उनकी चिंता हो गई अचानक। मतलब स्मृति ईरानी जी जा रही है इसमें, और यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस को सालों गाली दे रहे थे कि ये मुस्लिम के अपीजमेंट पॉलिसी करके हेमंत विश्व शर्मा ने क्या किया, मियाँ वोट के साथ इधर मियाँ बोलते हैं, और स्मृति ईरानी जाके उन्हीं मियाँ को देखते हैं कि हमारे जो मियाँ भारत से आ रहे हैं उनकी व्यवस्था ठीक हो रही कि नहीं। उमरा में जो जा रहे हैं, मक्का मदीना जो जा रहे हैं, क्या चरित्र है इन लोगों का, और इनको लगता है कि जनता मूर्ख है। बिल्कुल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि दे हैव टेकन वोटर्स फॉर ग्रांटेड। यस, बहुत अच्छी बात निकल के अशोक वानखेड़े जी, राजनीतिक दृष्टिकोण मिलता है आपसे विमर्श करते हुए। तो हम कार्यक्रम आगे भी जारी रखेंगे इस तरह की बहस। हर सप्ताह अशोक वानखेड़े के साथ करेंगे। TV6 न्यूज़ नेटवर्क का यह कार्यक्रम कैसा लगा अपनी राय देंगे। YouTube पर हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। छोटा सा अनुरोध है, आप गूगल पर हमारा वेब पेज भी देख सकते हैं। आपका अनेक आभार, धन्यवाद।